ये कहानी है एक बच्चे की जिसे सबने ठुकराया। ये कहानी है उस मां की जो उस बच्चे को ठुकराने वालों में सबसे पहली थी। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं किया। बाहर में गए आपके इलाके की लड़ाई, वो मेरे बच्चों की माँ, इतना काफी नहीं है क्या साहब? ये कहानी है उस औरत की जिसे समाज ने चरित्र की सूली पर चढ़ाया और उस पर आरोपों के कील ठोक दिए। पाप धुल सकता है, मिट सकता है, इसे मेरी शर्तें माननी होंगी, खरा उतरना होगा इसे मेरी इस परीक्षा में। ये कहानी है गीता की, एक ऐसे जुर्म की गाथा जिसके लिए गीता जिम्मेदार थी ही नहीं, एक ऐसी सजा की गाथा जो निर्दोष गीता को सुनाई गई। लेकिन यह कहानी एक आदमी की भी है जो अपनी पत्नी के साथ सैलाब में भी डट कर खड़ा रहा और उसकी रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद को पार करने को तैयार था। इस गाथा की शुरुआत एक रात को एक जंगल में हुई। राम राम जहांगीर भाई। माल हाथ लगा क्या? एकदम कड़क माल है जहांगीर भाई, नया नया करारा माल है। अभी 6 महीना भी नहीं हुए यहाँ आए। क्या है? यहीं अपने धारेली गांव में। इरफान, जो भाई परवेज को साथ लेके जा और सुबह सुबह उसको उठा के ले आ। चा रखूं? चाय पी ली थी। अरे पण कब? तुम जब कपड़े धो रही थी तब। सुन, तेरे लिए भी बना के रखी है। ठीक है, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। इन्हें भी नाश्ता नहीं, नाश्ता रास्ते में कर लूंगा। आज रविवार है ना, सब घर पे मिलेंगे। जल्दी पहुंचूंगा तो ज्यादा साड़ी बेचूंगा, मुनाफा भी ज्यादा होगा। निकलता हूँ मैं। संभल के जाना हो। हाँ। और सुन, मैंने चाय बनाई ना तो रात का दूध इस्तेमाल किया है और नया दूध का पैकेट वहां पड़ा है अंदर, बाद में गर्म कर लेना। हमें पढ़ने। जय माता जी। जय माता जी। समझ गया ना? हैं? अब जल्दी बोल, क्या बोला मैंने? बिल्डिंग नंबर 4 पहला माला। हाँ उनका नाम गीता बहन है। हाँ, अब जल्दी जा और गीता बहन को बोल कि यहाँ आवे। हाँ जा। अभी आएगी मालिक। मेरा पति तो निकल गया फेरी पे, साड़ी बेचता है ना। जो भी है फिर भी जल्दी करना, वक्त नहीं है अपने पास। गीता बहन, શું છે? वो आपके गांव से कोई तो आया है, आपको ढूंढ रहे थे। मेरे गांव से? कौन છે? શું નામ છે? मने नहीं खबर। वो पीछे के सड़क पे खड़े पूछ रहे थे गीता बहन सोलंकी कहाँ रहते। तो मैं बोला एक रमेश भाई है साड़ी वाले, उनके पत्नी का नाम सुना है गीता बहन है। तो वो बोले वही उनको बुला के लाओ। अच्छा, आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? वो गीता सोलंकी। हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, बताइए। अच्छा वो आप खुद ही यहाँ आ गई। पण भाई, તમે કોણ છો?
वो छोकरा बोला आप लोग मेरे गांव से हैं। मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब जो दिख रहा है वो बहुत उम्दा है। ए सस्ते भाव में साड़ी लो, साड़ी प्रिंटेड, ए डायरेक्ट फैक्ट्री का माल। ए साड़ी लो, साड़ी, ए बांधनी, पटोला, गरचोला, ए डायरेक्ट फैक्ट्री का माल। रमेश, राम राम मुंशी भाई। राम राम। क्या हुआ भाई तारी घरवाड़ी क्या है? अरे ऐसा અત્યારે घर पर नहीं है। मतलब कुंडी बाहर से बंद थी। हमारी घरवाली ने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ तेरे बच्चे थे, वीरेन और दीपेश, और उनको भी नहीं मालूम कि गीता बेन क्या गई है। हालो तो શું થયું દીપેશ બેટા? મમ્મી ક્યાં? खबर ना थी, हम दोनों तो सो रहे थे। उठ के देखा तो मम्मी नहीं है। मने एम के बाहर गई होगी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, बाद में भूख लगी इसलिए जोर से चिल्लाया तो उर्वशी काकी आ गई। जो रमेश भाई, कचरा जैसे का तैसा ही पड़ा है। ये चंपल भी इधर ही है। ये बगैर चंपल के गीता कहाँ गई होगी? ये दूध भी इधर ही पड़ा है। अभी मेरी समझ में नहीं आता है मुंशी भाई, ये सवाल ही नहीं उठता। गीता कभी घर का काम अधूरा छोड़ के कहीं जाती ही नहीं है। ए बेटा दीपेश बेटा, मैं जब गया बाहर काम पे तो घर पे कोई आया था? खबर ना थी, हम दोनों तो सो रहे थे। उर्वशी भाभी, मुंशी भाई कुछ अजीब लग रहा है। ये गीता बच्चों को छोड़ के कभी कहीं जाएगी ही नहीं। रमेश जानता था कि उसकी पत्नी गीता अपने घर को, अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके अंदर डर ने दस्तक दे दी थी और शुरू हुई गीता सोलंकी की खोज। गीता मुझे बगैर बोले मायके जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे रमेश भाई, कुछ हुआ होगा मायके में। और वैसे भी गीता के पास फोन भी तो नहीं है। लेकिन मेरे पास तो फोन है ना। मुझे फोन करना होता तो गीता नीचे गई होती कोई दुकान में, या किसी का मोबाइल ले लिया होता। पापा गई होगी ना नानी के घर, अब फोन तो करके देखो ना। हाँ पापा फोन करो। सब लोग बोल रहे हैं तो कर ही देना फोन। करता हूँ। ए फोन लाओ तो जो कौन हो? हेलो रमेश कुमार, केम छो? मजामा? बा गीता ही है वहां पे ना तो आने वाली थी क्या? बा वो हुआ ऐसा कि मैं फेरी पे गया ना सुबह, तो मुझे किसी ने बताया कि गीता घर पर नहीं है, बाहर कड़ी लगी और बच्चे अंदर अकेले हैं। तो तब से गीता का कुछ पता नहीं चल रहा है। बा ऐसे कैसे चली गई वो? कुछ पता चला कहाँ गई है वो? बा नहीं पता, इसीलिए आपको फोन किया ना। पूरा धारेली गांव छान मारा, गीता को किसी ने नहीं देखा। पता चले तो फोन करो मुझे। दीपेश ने वीरेन को बाहर से कुंडी लगाकर गीता कहीं चली गई। रमेश कुमार ने पूरा गांव ढूंढा, कहीं मिल ही नहीं रही है। क्या आप पागलों जैसी बात कर रही हो? अब ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? ये तो कहूँ छू, कोई ने कहीं खबर नहीं। सांभळो, હું ધારેલી જાઉં છું, मैं ધારેલી जाती हूँ। वो मैं भी चलता हूँ। हाँ चल, तू જોઈ લે क्या चंपा, हाल चल, वेला चल। गीता यहाँ क्यों आएगी बेटे? वो भी अचानक और बिना बताए? बाबूजी कुछ समझ में नहीं आ रहा गीता कहाँ चली गई, इसीलिए आपको फोन किया। क्या हुआ? रमेश का फोन, गीता बिना बताए कहीं चली गई। रमेश बेटा, वो यहाँ नहीं आई है। देखा उधर भी नहीं है। मैंने आपको बोला ना, मेरी गीता मुझे बगैर बताए कहीं जा ही नहीं सकती। लेकिन रमेश भाई, हर चीज का पहली बार होता है कि नहीं? और रमेश भाई,
बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, कहीं कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? ऐसी बात करती हो भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? मतलब? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हम भूखे हैं, बहुत भूखे। नहीं नहीं, पहले पहले ना सुनने में अच्छा लगता है, तो थोड़ा रो, थोड़ा चीख। ना ना साहब, मेरा और मेरी बाइडी के बीच में कोई बात छुपी नहीं थी। लगन पहले कोई लफड़ू है? कोई प्रेमी, कोई बॉयफ्रेंड, कुछ था? साहब ये जरा ज्यादा हो रहा है सर। हमारी बहन 2 बच्चों की माँ है, ये क्या पहले वेले की बात लगा रखी है आपने? ए भाई, इस रजिस्टर में हर दूसरा केस बेवफाई का है, हैं? हमें पहले का, अभी का और आगे आने वाले का सबका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है? पीते हो? हाँ? पी के बीवी को पीटते हो? ना साहब, कोई दी नहीं साहब, बहुत नानो मानस छू साहब। मेरा धंधा है साड़ी का, दिन में 12-12 घंटा घूम के मेरे परिवार का पेट पालता हूँ साहब। हमारी शादी को 9 साल हो गए, आज तक मेरी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया साहब। मेरे माता जी ने सौगंध साहब, दारू को कभी सूंघा तक नहीं। साहब, इनकी सास हूँ, गीता की माँ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। ये मेरे जमाई है ना, बहुत सच्चे और बोले आदमी है। गीता का फोटो है? हाँ सब मेरे पास। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, जैसे कोई खबर मिलेगी हम फोन कर देंगे, ठीक है? साहब हम लोग है ना इधर आए, उससे पहले हम लोग अहमदाबाद में रहते थे। इधर धारेली में अभी आए, 6 महीने भी नहीं हुए हम लोग को साहब। तो गीता को इधर का कुछ पता नहीं है साहब, अकेले जाने का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरी बात, मेरे बगैर मेरी बाइडी किधर जाती भी नहीं थी। देखो क्या है रमेश सोलंकी, मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक तो तुम्हारे साथ दिन भर बैठ के तुम्हारी और गीता की पूरी राम कहानी सुनूं और उस पर एक उपन्यास लिख डालूं, और दूसरा ये है कि बाहर जाके उसे ढूंढूं, पता करूं कि माजरा क्या है? तो बताओ क्या करूं? શું ખબર છે દીકરા? કાંઈ ખબર નથી બાપુજી, कुछ पता नहीं चला है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। बात पुलिस तक चली गई? बापूजी मेरी बाइडी सुबह से गायब है, रात होने आई है। मुझे पता नहीं मेरी बाइडी को क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। और आप बोलते बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई, तो बात पहुंचेगी कहाँ पे? हाँ हाँ डिकरा, पर तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? मैं टेंशन से मेरा सर फट रहा है बापूजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी।
गीता को कुछ हो गया तो मैं बाद में बात करता हूँ आपको। अभी तक वापस नहीं आई गीता भाभी? नहीं आई। और वो रमेश वो गुस्से से पागल हो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है मेरे पे। बेचारा बहुत परेशान होगा ना, वाच टेंशन वाड़ी छे। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। ए छोकरी, तू जाने दे उसको। भूल जा कि तेरे 2 बच्चे हैं, तेरा घर है, एक आदमी है। अब तू यहाँ रहेगी हमारे साथ, हमारे गिरोह को खुश रखेगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं ना। हाँ, तूने भुला नहीं सकती तो ठीक है, हम उसे सुना देंगे। जहांगीर भाई, इसकी जरूरत हमें रात में होगी, 2-2 घूंट लगाने के बाद। दिन भर जंगल में अपने साथ लेकर कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे? कहीं नहीं घूमेगी हमारे साथ, ये रहेगी सिसोदिया के पास, दिन भर आराम करेगी, शाम को सजेगी संवरेगी। फिर ले आना तो इरफान। हाँ भाई, राम राम जहांगीर भाई। राम राम। एक लड़की है जो हमने उठाई है। बस बस बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपानी है। बिल्कुल, दिन में तेरे यहाँ रहेगी, शाम को हम ले आएंगे, सुबह छोड़ देंगे। जब दिल करे लड़की को ले आओ और छोड़ के चले जाओ। अरे मैंने कभी मना किया है तुमको? इरफान, परवेज, ले जाओ उसको सिसोदिया के पास, रोज सुबह इसको वहाँ छोड़ देना और शाम को ले आना। रजनी भाभी, ऐसे अपनी पुरानी साड़ी और ब्लाउज दे देना, और साबुन पानी भी देख लेना, ठीक है? जाना। चल चल। क्या बात है इरफान भाई, बहुत अच्छा हाथ मारा है। हमने तो बस हाथ मारा, आप मुंह मारेंगे। अरे भाई, आपकी अमानत है, उसे जानना समझना भी तो जरूरी है ना। ऊपर से ठहरा शौकीन आदमी। अरे तुम फिर आ गए। अरे कहा ना, जैसी खबर मिलेगी तुम्हें बता दिया जाएगा, फोन आ जाएगा। साहब 24 कलाक थे गया साहब, मेरी बाड़ी का कोई पता नहीं चला साहब। मेरे बच्चे लोग रो रो के परेशान हो रहे हैं साहब। गीले कपड़ों के चक्कर लगाने से कपड़े सूख जाते हैं क्या? हर चीज का एक टाइम होता है, तकदीर होती है। अभी जाओ, इस बात को सही से दिमाग में डाल लो, जाओ। मुकेश बेटा, बाजार से कुछ तेल चावल साग भाजी कुछ भी लेके आ। कुछ नहीं है घर पे, बच्चे भूखे। मिल जाएगी, मैं सामान लेके आऊं। पक्का जहांगीर लाला गैंग के थे। और उन लोगों ने उस औरत को अगवा किया था। वो जैसे बैठी थी उससे ही लगता था गड़बड़ है, जिंदा लाश की तरह। अरे शू कहवानो भाई,
साला किसी में हिम्मत ही नहीं इन लोगों को रोकने की। एक मिनट ना आप। कोई रोक ना कोई टोक। बोले तो जंगल राज चाहिए भाई, जंगल राज। छोड़ो नहीं, जाओ दो हवे से। भैया आप लोग ये बात कर रहे थे ना, किसी औरत को किसी गैंग ने जबरदस्ती अपने साथ रखा है। हाँ मेरी बहन कल सुबह से गायब है। किधर से? यहीं धारेली गांव से। आप लोग ये बात कर रहे थे ना, आपने देखा किसी औरत को किसी गैंग के साथ। डाकू जहांगीर लाला का गैंग है, लाला गैंग के नाम से मशहूर है। उनके साथ जो औरत थी उसको आपने देखा है? हाँ मैंने देखा था। हाँ यही थी। आपको याद है तभी उसने क्या पहना था? साड़ी, क्रीम बादामी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन गीता ने भी बादामी कलर की साड़ी पहनी थी। और लेडीज भी यही थी, और उसने भी बादामी कलर की साड़ी पहनी थी। आपने उसको देखा कब? आज सुबह मैं सावनपुरा गांव से गुजर रहा था, तब देखा इन्हें लाला गैंग के आदमियों के साथ। लाला गैंग? लाला गैंग कौन नहीं है? आप लोगों को लाला गैंग के बारे में नहीं मालूम? नहीं, लगता है इस इलाके में नए आए हैं आप लोग। हमें तो अभी 6 महीने हुए हमको इधर आके। लाला गैंग એટલે आसपास के सभी गांव में कुख्यात है। मारा मारी, लूटपाट, चोरी, मर्डर, ये सब धंधा है उसका। लेकिन वो लोग मेरी बाइडी को उठा के क्यों लेके गए? उनके खबरी आसपास के गांव में घूमते रहते हैं। कोई सुंदर औरत देखी तो अपने आदमी को बुलाकर उठवा लिया। लेकिन क्यों? अरे भाई, डाकुओं की टोली सुंदर औरत को क्यों उठाएगी? साहब मारी दिकरी ने बच्चा मिलो साहब। देखो, अगर तुम्हारी पत्नी सावनपुरा गांव में देखी गई है तो तुरंत वहां जाओ और वहां के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखो। क्योंकि ये केस अब उनके थाने में आता है। जो कुछ भी करना है, पूछना है, वो वहां जाके पता करो। जल्दी करो, 1-1 मिनट कीमती, ठीक है? जाओ। मत कर, कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। तेरे 2 छोटे बच्चे होंगे पर मेरा एक भी कान नहीं है। मुझे जाने दो, जाने दीजिए। पति प्यार करता है? वो शादी कब हुई? 9 साल होने को है। अरे तू तो नसीब वाली है, 9 साल प्यार करने वाले पति का सुख मिला, 2 बच्चे होने का सुख मिला, और तू रो रही है। मुझे देख, बच्चे तो हुए नहीं, और पति का प्यार क्या होता है मुझे पता भी नहीं। और काम क्या करती हूँ? लाला जो औरतें लेकर आता है उनकी देखभाल। तू पहली नहीं है और ना ही तू आखिरी होगी। ये सब करने से मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। और मेरा पति जब तुम्हारे पास आता है तब जले पे नमक अलग। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी दीदी, तुम कह देना भाग गई। छोकरी वो डाकू है, पहले गोली दागेंगे और फिर पूछेंगे कि कहाँ भाग गई, कैसे भाग गई। अब तक तो कोई भाग ना पाई, ये कैसे भागी? तू यहाँ से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना। बस इतनी दुआ कर कि वो लोग तेरे बदन से जल्दी उब जाए और कोई नई छोरी ले आए। हो सकता है तब वो तुझे छोड़ दे। दीदी, दीदी, दीदी। अरे 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 नहीं, क्या नाम है तेरा? अरे बता ना, क्या है नाम तेरा? गीता। अरे बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। ये देख, ये देख, मुझे सब पता है। तू 2 बच्चों की माँ है। लाला के पूरे गिरोह ने तेरे साथ बहुत मजा किया है, सब पता है मुझे। जानवर लोग हैं वो लोग, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। साहब मेरी बड़ी गीता लाला डाकू के साथ इसी गांव में दिखी थी। जो भाई ये दिखी थी कि नहीं दिखी थी वो जाने थे। पहले धारेली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट किया था ना, उसकी कॉपी नकल है? नहीं साहब, धारेली वाले साहब ने कोई नकल दी नहीं। उन्होंने बोला कि जल्दी की जल्दी आपको जाके मिलो, 1-1 मिनट कीमती है। जो भाई उन्हें लगा होगा कि तुम नकल ले चुके हो। नहीं, उन्होंने कोई नकल दी ही नहीं। तुमने मांगी नहीं होगी। देखो भाई, तुम्हारी पत्नी धारेली पुलिस स्टेशन से गायब हुई है। जब तक वहां की मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास नहीं आएगी तब तक हमारे हाथ बंधे हुए। साहब मेरी पत्नी को गायब हुए 3 दिन हो गए साहब। इसीलिए कह रहा हूँ
जितनी जल्दी मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी आएगी काम उतनी जल्दी होगा। देखो एक एक मिनट तुम्हारे लिए भी कीमती है और हमारे लिए भी। जाओ जल्दी से कॉपी लेकर आओ। साहब आप ढूंढना शुरू तो कीजिए, मैं शाम तक नकल लेके आऊंगा। हर काम करने का एक तरीका होता है और सरकारी काम हो तो बहुत कुछ होता है। फाइलें होती हैं, नकल होती है, नकल की नकल होती है, शिफ्ट होती है, छुट्टियां होती है। जो भाई ये सब बताते बैठूंगा ना तो एक दिन और निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से जाओ नकल लेकर आओ, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। अरे वो लोग डाकू है डाकू साहब, मेरी बाड़ी को जबरदस्ती अगवा करके लेके गए। अगर मैं नकल लेके यहाँ पे पहुंचूंगा और तब तक वो लोग यहाँ से निकल चुके तो? वो लोग अभी निकल चुके होंगे तो? तुम्हारी पत्नी अगवा ही नहीं हुई होगी तो? वो जहांगीर लाला डाकू ही ना होता तो? जब तक मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए कॉपी ले आओ, जाओ। गीता का पति रमेश, गीता का भाई मुकेश और गीता की मां वीना ज्यूरिसडिक्शन और इलाके के बहाने 2 पुलिस स्टेशंस के बीच किसी शिकार हो रहे हिरन की तरह भागते रहे, फड़फड़ाते रहे और रात में खुद जंगली जानवर बनकर गीता के शरीर को नोचते। रमेश को 2 पुलिस थानों के बीच में एक फुटबॉल की तरह लात मारी जा रही थी। गीता तन और मन से सुन पड़ गई थी, बेजान सी हो गई थी। लेकिन गीता को जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला उसका पति रमेश आखिरकार अपने संयम पर काबू खो बैठा। अरे बाहर में गई आपकी थाने की लड़ाई साहब। वो मेरी बाड़ी है बाड़ी साहब, वो मेरे बच्चों की माँ। इतना काफी नहीं है क्या साहब? पहले आवाज नीचे कर। मेरे थाने में आके मेरे ही सामने आवाज ऊंची करता है। बहुत ही थी क्या साहब? कितने दिन हो गए साहब मैं आपके पास भीख मांग रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? मुझे फरियाद की कॉपी दो साहब, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि मेरी बाड़ी लापता है और मुझे पूरा शक है कि मेरी बाड़ी को लाला गैंग ने अगवा किया है। पहले आवाज नीचे कर और इस बदतमीजी के लिए माफी मांग दो। मुझे मेरे फरियाद की नकल लो साहब, वरना मैं जाऊंगा बड़े साहब के पास, मैं भूख हड़ताल करूंगा साहब। इंसानियत का वास्ता तो नहीं, पर वरिष्ठ ऑफिसर के ऑफिस के बाहर धरना देने की धमकी काम कर गई। चले खुश रहे, हम भी देखते हैं तू इस लड़ाई को कहां तक ले जाता है। जा। धारेली पुलिस थाने से मिली इस मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी के आधार पर रमेश सावनपुरा स्टेशन इंचार्ज पर दबाव डाल पाया कि वो उसकी पत्नी को ढूंढ निकाले, जिसकी उन्हीं के इलाके में कहीं छुपाई गई होने की आशंका थी। ठीक है, अब ढूंढते हैं तुम्हारी पत्नी को। जाओ। लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, मक्खी मार रहे हैं क्या? साहब हमारी खबर पक्की है, एक आदमी ने मेरी बाड़ी गीता को इसी सावनपुरा गांव में देखा है। अरे देखा होगा 2 सेकंड के लिए। लाला गैंग डाकू है डाकू, वो लोग एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। अरे पिछले 3 दिनों में हमने इतने छापे मारे हैं जितने 3 सालों में नहीं मारे। बात कर रहे थे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ लेकिन वो लोग तो करते हैं ना। कौन लोग क्या करते हैं? डाकू लोग, दिन दहाड़े खुलेआम बिना किसी रोक टोक जो मर्जी आए औरत को उठा के लेके जा सकते हैं, उनकी जो मर्जी आए वहां ले जा सकते हैं। लेकिन पुलिस को कुछ दिखता नहीं है। सुन, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? सामर, तेरे को लगता है ना पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो जा खुद जाके ढूंढ ले, घुस जा डाकुओं के बीच में। हीरो बनवानो शौक छे ना तने, जा बन हीरो। अब रमेश के पास कोई चारा नहीं था। उसने कमर कस ली और अपनी पत्नी को डाकुओं के कब्जे से छुड़ा लाने के लिए खुद निकल पड़ा। कई दिनों तक रमेश सावनपुरा में दर दर घूमता रहा, हर एक घर में पूछता रहा कि क्या किसी ने उसकी पत्नी को कहीं देखा है। कई लोगों ने देखा तो था, सुना भी था, लेकिन सभी के मुंह पर खौफ की पट्टी बंधी हुई थी। लाला गैंग का डर एक शर्मनाक सच्चाई थी।
दूसरी ओर गीता अपनी गरिमा के चिथड़े बटोरती हुई अपने आप को जिंदा रख रही थी ताकि वो एक ना एक दिन अपने पति और बच्चों के पास लौट जाए। लाला और उसके आदमी दिन भर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते, लेकिन हर रात बिना चूके गीता का सामूहिक बलात्कार होता रहता। गीता के अपहरण को अब 3 महीने हो चुके थे। रमेश के आसपास के सभी लोग किसी न किसी कारण से उम्मीद हार चुके थे, लेकिन रमेश का विश्वास टस से मस नहीं हो रहा था। उसे 100% भरोसा था कि वो अपनी पत्नी गीता को ढूंढ कर ही रहेगा। मुकेश भाई, मैं दोनों बच्चों को बापूजी के पास छोड़ के आता हूँ, फिर ढूंढने निकलूंगा मेरी गीता को। जरूर पड़ी तो जंगल में भी घुस जाऊंगा। बापूजी 3 महीने हो गए, ठीक से कामकाज भी नहीं कर पाता हूं। अब सोचा है आधा दिन काम करूंगा और आधा दिन मेरी गीता को ढूंढूंगा। तब तक बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूं। मैं तो कहता हूं रमेश बेटा, तू गीता को ही छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं बापूजी? वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरी पत्नी है। थी, अब 3 महीने से वो उन डाकुओं के साथ रह रही है, पता नहीं किस हाल में रह रही है। और अब अगर उसे तू लेकर घर आया ना, तो हम सब की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। और भाई, अगर आप किसी तरह से गीता भाभी को घर वापस भी ले आए ना, तो ये गांव वाले हमारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे। हाँ बेटा, अब वो तेरे लायक नहीं है, ना ही बच्चों के लायक। तो उसे भूल जा। कुछ समय के बाद हम दीपेश और वीरेन के लिए नई माँ ले आएंगे। नहीं दादी, हमें नई मम्मी नहीं चाहिए। बापूजी, भावेश, जब मेरी गीता से शादी हुई ना, तब मुझे पंडित जी ने मंत्र का अर्थ समझाया था और मैंने अग्नि की साक्षी गीता को वचन दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो मंत्र वंत्र सब जो है ना, वो मंडप तक ही ठीक है, असली जिंदगी और होती है। मेरी सिर्फ एक ही जिंदगी है, और वो भी असली, गीता। उसके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ बापूजी, उसमें उसका क्या कसूर? अब चाहे डाकू हो, गांव वाले हो, या मेरा अपना परिवार, मैं गीता के लिए सबसे लड़ूंगा। अगर तुझे हमारी इज्जत की कोई पड़ी नहीं है, तो हमें भी तेरे और तेरे बच्चों की कोई परवाह नहीं है। અહીંયા આવીને तुमने एकदम बराबर किया है रमेश कुमार। अभी तुम तीनों यहीं रहना हमारे पास। हाँ जीजा जी, इधर भी किसी न किसी काम का इंतजाम हो ही जाएगा। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे गीता बहन को। देखो, तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, इससे कोई बेमत नहीं है, लेकिन इस गांव के लोग भी कोई बहुत बड़े दिल वाले नहीं हैं, सब एक जैसे हैं। वो गीता को वापस स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बीजाનું ખાઈએ છે કે મોટા આવ્યા ના સ્વીકાર કરવા વાળા ના કરે। गीता इस घर की दिक्री है, वो पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस आएगी। अरे तो मैंने कब नहीं कहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मतलब हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बापूजी, इस वक्त हम सबको एक ही बात सोचनी चाहिए, हम गीता को कैसे सही सलामत घर वापस लाते हैं। बस मुझे पता है कि डाकुओं ने गीता के साथ क्या सुलूक किया होगा, गीता कैसे सदमे में होगी, लेकिन समय है ना, सब घाव भर देगा। हेलो वीना बेन। हाँ, कौन? आपकी डिग्री गायब है ना? गीता? हमारी गीता के बारे में कैसे जानते हो? फारूक कुरैशी नाम है मेरा, मैं आपकी गीता को आपसे मिला सकता हूँ। कैसे मिलेगी हमको हमारी गीता? पैसों के बदले मिलेगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 75,000 रुपए। 75,000? हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारी बेटी लौटा दो। लड़ो नहीं, हिम्मत रखिए। उसको पूछो कौन है वो।
भाई तुम मुझे बताओ, तुम्हारे को कैसे पता? समझो कि मैं समाज सेवा करता हूँ और जिन लोगों को डाकू अगवा कर लेते हैं उन्हें उनके घर तक पहुँचाता हूँ। तुम्हारे को हमारा नंबर कैसे मिला? आपका दामाद गीता का पति रमेश हाँ। गीता को गांव-गांव में ढूंढता घूमता रहता है। सारे इलाके को मालूम है कि क्या कांड हुआ है, लेकिन सिर्फ मुझे मालूम है कि गीता कहाँ है। भगवान ने खातर हमारी बेटी को लौटा दो। गीता मेरे नहीं डाकू कब्जे में है और ये पैसे मुझे उन्हें ही देने हैं। जानता हूँ कि आप लोग गरीब हैं, इसलिए कम से कम 75,000 रुपये लूंगा। अगर डाकू के साथ इससे नीचे की बात की तो वो लोग गीता को देने के बजाय मुझे ही मार डालेंगे। सच कह रहा हूँ। पगे पड़ू तुम्हारा बार बार कहती हूँ, हमारे पास 75,000 रुपए है ही नहीं। कहीं से 10,000 का इंतजाम करो, कुछ एडवांस मिले तो जहांगीर लाला से बातचीत शुरू हो। लेकिन याद रखना, जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे उतनी जल्दी गीता मिलेगी। कहाँ मिलेंगे आप हमको? हम कैसे देंगे पैसे? पहले आप 10,000 रुपये रेडी करो, फिर मुझे इस नंबर पे कॉल करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। ठीक है? ए भाई, तुमने हमारी गीता को देखा है? वो सही सलामत है ना भाई? वो सब बातें बाद में हो जाएंगी वीना बहन, लेकिन एक बात अभी कह रहा हूँ कि पुलिस को इस बारे में बताने की सोचना ही मत। क्या हुआ? गीता बराबर है ना? पहले 10,000 मांगे। उन लोगों ने रमेश के नंबर पे फोन क्यों नहीं किया? बापूजी, इस वक्त ये जरूरी नहीं कि किसके नंबर पे फोन किया है। 10,000 रुपये मांग रहे हैं वो लोग गीता बहन को छोड़ने के लिए। ये सोचो 10,000 रुपये लाएंगे कहाँ से? क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में? टेस्टी टेस्टी है, टेस्टी है। क्या हुआ? अभी तक आदत नहीं पड़ी क्या तेरे को हम लोगों की? अरे कोई तकलीफ है तो बता दे। क्या इन लोगों ने कोई भला बुरा बोल दिया क्या? तबे क्या बोला? मेरे पेट में। क्या तेरे पेट में? शायद बच्चा। बच्चा? अब तो दया करो, पैर पड़ती हूँ। अगर तेरे पेट में बच्चा है तो वो बच्चा हमारा है। हम तेरे बच्चे को भी रखेंगे और तुझे भी। दया करो, दया करो मुझ पर, मुझे जाने दो। जाओ, लेकिन अपने घर नहीं, हमारे घर। अब हमारा घर ही तेरा घर होगा। तो वहाँ जाएगी, बच्चा जनेगी और उसके बाद फिर हम सबकी खातिरदारी में जुट जाएगी। समझी? सुनो रे इरफान, साबिर, आज से ये औरत हमारे गैंग की हो गई है। इसका बच्चा हमारे गैंग का बच्चा होगा। हाँ, आज से हम इसे इसके नाम से पुकारेंगे। मेरा दिया हुआ नाम नुसरत। कैसा लगा मेरा नाम? बोलो। बिल्कुल सटीक बैठा भाईजान, जचता है इसे। तो आज से इसका नया नाम है नुसरत। भीरू गांव के चौक पर 11 बजे पहुंच जाना। मैं लाल रंग की मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहूंगा। और हाँ, पैसे लेकर आना। हम जाएंगे रमेश कुमार। मैं ना पहले आगे जाके उसको पैसे देती हूँ,
तुम सामने मत आना, एक तरफ खड़े रह के सब मोबाइल में उतार लेना। हाँ? फारूक भाई कुरैशी। वीना बहन, पैसे लाई हो ना? पूरा 10,000 छे भाई। हमारी गीता कब मिलेगी? अभी बातचीत शुरू हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपकी बेटी आ जाएगी। कुछ टाइम तो बताओ, 1 दिन 2 दिन, कब आएगी? जब 3 महीने से ज़्यादा इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। और मेरा फ़ोन चालू है, कभी भी ये मैं सोची है कि मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा। सिर्फ 10,000 के लिए इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं। मुझे पूरे पैसे चाहिए और आपको गीता, दोनों की ज़रूरत पूरी होगी। चलता हूँ। भाई थोड़ा कुछ तो बता। एक तरफ अपने आप को सोशल वर्कर बताने वाला फारूक कुरैशी गीता की मां वीना को आश्वासन दे रहा था कि गीता कुछ ही दिनों में घर लौटेगी। दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही थी। जंगल में लाला गैंग प्रेग्नेंट गीता को एक नई जगह ले गए थे। ये जगह थी जहां जहांगीर लाला का परिवार रहता था। ये घने जंगलों के बीच एक सुनसान इलाका था। हिम्मत तो देखो इसकी। कहता है नुसरत आज से तेरी जिम्मेदारी है मुमताज। भाभी जान, अब ऐसी हालत में जहांगीर भाई उस खातून को कहाँ कहाँ लेकर घूमेंगे अपने साथ? जानू में जाए मेरी बला से। गहरी गहरी औरत उठा लाते, मजे मारते, इनका पेट भरा है उसका पेट भरा, पटक देते मेरे माथे। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि जहांगीर भाई एक बार जो फैसला कर लेते हैं तो किस कर लेते हैं। तेरे उल्टे जवाब सुनने के वास्ते तेरे को पालता नहीं हूं मैं। अपनी जान जोखिम में डालूं मैं, जंगल में शिकार करूं मैं और सवाल जवाब करे तू। ठोसता हूं ना तेरे मुंह में पैसा। कोई शिकार नहीं हूं, बीबी हूं तुम्हारी बीबी। तूने सोच कैसे लिया कि तुम्हारे गिरोह की रखेल की देखभाल करूंगी मैं? पेट में बच्चा है उसके। किसका है? तुम में से किसी का? ज्यादा सवाल जवाब नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन। तू उस तंबू के बाजू में एक और तंबू लगाएगी, नुसरत उसी में रहेगी। तू उसका ढंग से ध्यान रखेगी, उसे खिलाएगी पिलाएगी, उसका बच्चा जनवाएगी। और ज्यादा बकवास की ना तो देख के तो नहीं लगता तेरा पहला है। कितने जने इसके पहले? हाँ, तू तो यहाँ कुंवारी दुल्हन की तरह क्यों बैठी है? को यहाँ जाना है ना तो काम भी करना पड़ेगा। इन लोगों के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। समझी नुसरत? दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। अब चल उठ। चल। दिवस થઈ ગયા પૈસા દીધા ને એમને। फारूक भाई कहाँ है मेरी गीता? बातचीत शुरू हो गई है वीना बहन। आप बस आगे के 15,000 तैयार रखो, परसों वहीं मिलेंगे 11 बजे पैसे लेने। बीजा 15,000? फारूक भाई अभी तक तुमने कोई गीता की खबर तक नहीं दी है हमको, और तुमने कहा था ना जल्दी आएगी गीता। जल्दी का मतलब अभी तो नहीं होता ना वीना बहन। अब मैं किसी सब्जी वाले या किसी किराने वाले से तकादा नहीं कर रहा हूँ, ये डाकू है वो लोग। और एक बात आपको बता रहा हूँ, गीता पहली औरत होगी जो लाला गैंग से जिंदा वापस आएगी, वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं है। फारूक भाई तुम कुछ भी करो, बात करो उनसे, कुछ भी करो, मेरी गीता को वापस ले आओ। आप पैसे ले आओ बस, ठीक है? अरे मूर्ख बना रहा है आदमी हमको, मूर्ख। माँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। पर हम क्या कर सकते हैं? और हैं पुलिस तो कुछ करती नहीं है। ये एक ही आदमी है जिस पर हम कुछ भरोसा कर सकते। और 15,000 का बंदोबस्त करता हूं मैं, लेकिन बाकी एक भी पैसा नहीं दूंगा। बाकी के 50,000 रुपए देंगे, लेकिन मेरी गीता के वापस आने के बाद। मने खराब समझो हो तो खराब समझो, पर मैं कह देता हूं, गीता के लौट के आने के बाद हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो 15-20 हजार से बहुत ज्यादा होगी।
अब तो बताओ कब मिलेगी वो? समझो बहुत जल्द। बहुत जल्दी बंद करो भाई तमें। कौन से कब आएगी? तारीख बताओ। क्यों, पूरी बारात लेके आना है क्या? मैं ये पैसे ले जाकर उनको दूंगा। उन्हें लगा कि गीता को छोड़ने में उन्हें कोई खतरा नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। हाँ, इसमें महीना नहीं लगेगा लेकिन कुछ दिन लगेंगे ना। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है। मैं बताऊंगा आपको। नुसरत, ओ नुसरत, नुसरत! ये कोई मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं चल रहा जो मुंह खुलाकर बैठ गई तू। अब क्या दिन भर कपड़े ही धोती रहेगी तू? बर्तन कौन धोएगा? खाना कौन बनाएगा? तेरा ससुर या मेरा बाप? नजरें नीचे वरना आंखें फोड़ दूंगी तेरी। इसी लात पड़ेगी ना मेरी, देखूंगी नहीं कि तू पेट वेट से है। जल्दी हाथ चला। अपने साथ हुए इस भयंकर हादसे का दर्द गीता सोलंकी ने खामोशी की चादर में लपेट लिया था, पर बीच बीच में मायूसी का पर्दा खिसकता। उम्मीद की रोशनी की चंद किरणें गीता पर गिरती। उसे हल्का सा आभास होता कि शायद वो एक दिन आजाद होगी इस नरक से। पर गीता के परिवार वाले फारूक कुरैशी से नाउम्मीद होते जा रहे थे। फारूक के ये शब्द कुछ दिन बाद, बहुत जल्द, ये सारे शब्द महज शब्द बनकर रह गए थे। हकीकत तो यह थी कि फारूक कुरैशी ने गीता के परिवार को तनाव के कगार पर धकेल दिया था। और फिर अचानक एक ऐसी रात आई जब गीता के पति रमेश और गीता की मां वीना का उस आदमी से साक्षात सामना हुआ जिसने गीता को गुलाम बनाकर रखा था। रमेश भाई। तो अच्छा सुन भाई। लाला, जहांगीर लाला। भंडारी के लड़के का सगाई है तो उसका गिरोह और जहांगीर लाला आवे छे। मेरी गीता भी थी उनके साथ। वो तो मेरे को पता नहीं भाई। तुमने जहांगीर लाला को देखा? एक बार देखा है बस। तो चलो मेरे साथ। अरे पर हाँ, हाथ जोड़ो तुम्हारा, हाथ जोड़ो, पग पड़ो तुम्हारा। मुझे दूर से इशारा कर देना बस। हाँ भाई। फिर बाद में भाग जाना बस। ठीक है। हेलो। गुलाबी रंग नो साफो पहनो है ना, उससे बात कर रहा है वो जहांगीर लाला है। वो मुच्छड़? हाँ, हो जाऊं। फारूक, धोखा दिया मेरे को। और लाला के साथ मिला हुआ लगता है। मैं सीधा लाला के पास जाता हूँ और गीता को मांगता हूँ। जी नहीं, बात समझाओ ना जीजा जी को। रमेश कुमार गलती कर रहे हैं। ए मुकेश, ए गीता तारी बहन छे। बहन मारी बायडी छे। हाथ लाला ने गीता को वापस नहीं लौटाया ना, मारी नाखे जानती। रमेश कुमार समझो। अरे पण बा, इस तरीके से उसके सामने गए ना, जिंदगी भर वापस नहीं करेगा गीता बहन को। ऐसा करते, यहाँ के पुलिस थाने में जाते, उनको बताते कि ये कुख्यात डाकू लाला ये भंडारी की बेटी की सगाई में आया हुआ है, उसे पकड़ लो। जहांगीर लाला को देखा? हाँ सर। तुम लोगों को पता कैसे चला कि जहांगीर लाला है? साहब, हमारे साथ एक आदमी आया था, उसने पहले भी जहांगीर लाला को देखा है। और वो जहांगीर लाला के साथ फारूक कुरैशी भी था। हाँ, वो बात कर रहा था उससे, उसी ने पैसे लिए हमारी बेटी लौटाने के लिए। तो अब आप लोग दलालों की मदद लोगे? हाँ, तो आप लोग तो हमारी मदद करते हो नहीं, तो हम लोग तो सामने जो आएगा उसकी मदद लेंगे ना साहब। जाएंगे कहाँ हम लोग?
हम तो अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं साहब, इतने सारे पुलिस वाले, लेकिन मेरी बाइडी को वापस ला नहीं सकते। आवाज नीचे। अरे आप क्या बोलो साहब, मेरे हाथ छोड़ो, मैं चमड़ी निकाल दूं, आप चलो मेरे साथ साहब, भगवान के लिए आप चलो। अरे चलते नहीं आप साहब, चलो मेरी बाइडी। जय श्री कृष्ण। શું વાત છે इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की सगाई में आप ऐसे? खबर मળી છે કે डाकू जहांगीर लाला यहाँ पे था। कौन अफवाह फैलावे छे आ बधी? ऐसी वाहियात बात आपको किसने बताई? इंस्पेक्टर साहब, हम सबने अपनी आंखों से देखा था। आ लोगों फरियाद करी है। लेकिन ये लोग है कौन? 4 महीने से मेरी बाइडी गायब है और ये जहांगीर लाला मेरी बाइडी को जबरदस्ती उठा के लेके गए। आज तक मेरी बाइडी वापस नहीं मिली मुझे, और वो जहांगीर लाला इधर ही था इनके साथ, और वो उसका दूसरा आदमी फारूक भी था, फारूक इधर। साहब वो दोनों भी यही थे, इनके साथ ही थे, और शायद टोली के बाकी के लोग भी होंगे यहाँ। पता नहीं ये डाकू लोग ये आदमी की बेटी की सगाई में क्या कर रहे थे। ओ बहन, मोड़ू संभाली ने बात करो। तुम्हें अपनी बिरादरी के सबसे इज्जतदार आदमी के आंगन में खड़ी हो आप। इंस्पेक्टर साहब, आप भी किन लोगों की बातों में आ गए? मेरी ही बेटी की सगाई पे मेरे घर की तलाशी लेने आ गए। देखो, किसी डाकू के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये सब। भंडारी जी माफ कर जो। दरअसल बात यह है कि पिछले 4 महीनों से लोगों ने दिमाग की दही करके रखा है। इनको लगता है हमारे पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ तो काम है क्या आपके पास? ना आपके पास काम है क्या? एक आदमी की बाइडी 4 महीने से कोई उठा के लेके गया है, ना डाकू को पकड़ा, ना मेरी बाइडी को वापस लाए, तो फिर आपके होने का काम क्या है? मेरे घर में आके ऐसा बूम बराड़ा नहीं करने का। इधर करो बूम बराड़ा, बोलो ना। हम सब सच बोलते हैं साहब, वो फारूक इधर ही था और जहांगीर लाला भी इधर ही था इनके साथ। जहांगीर लाला यहाँ नहीं आया था इंस्पेक्टर साहब, इधर आया था। तेरे को जहांगीर लाला को पकड़ना है ना, तो जा जंगल में घुस जा, भिड़ जा उसे। ए नत्थू, बबलू, इधर आओ, बाहर निकालो इन लोगों को। इस घर से नहीं, पूरे गांव से बाहर निकालो। भंडारी जी उसकी जरूरत नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि आपकी बेटी की सगाई में आके आपको परेशान किया। चले उपाड़ो इन्हें। अब इधर अरे यार चल चल चलो। साहब एक मिनट, भरोसा नहीं है मुझ पर। ये देखिए, हम लोग ने वीडियो शूटिंग की है। ये फारूक है, ये फारूक देखिए, ये फारूक ने हमसे वादा किया था मेरी गीता को वापस लौटाने का, पैसे भी लिए थे, और यही फारूक इधर था जहांगीर लाला के साथ इधर थोड़ी देर पहले। ये अपनी जासूसी अपने पास रख। तांडव किया था ना थाने में, इसके लिए इधर पे आए। एक चूहा नहीं मिला यहाँ पे। डाकू जहांगीर लाला तो बहुत दूर की बात है। अरे ये एक बात सांभળી लो, ये मैटर को अब क्लोज कर दो। क्लोज समझ में आता है ना? बंद। अरे ऐसे कैसे क्लोज कर दे साहब? मेरी बहन उन डाकुओं के कब्जे में। मुझे तो लगता है ये भी उनके साथ मिले हुए हैं। चुप है साहब, ऐसा होगा तो बोल दो, हम आपको परेशान नहीं सांबार। करेंगे। मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो चमड़ी उधेड़ देता इस इल्जाम के लिए। नहीं नहीं साहब, ये फारूक है ना, उसको मैंने यहाँ देखा था। हाँ साहब, अभी वो भाग के ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो बेन, ये जो भी नाम तुम ले रही हो ना, वो यहाँ भंडारी जी की बेटी की सगाई में नहीं, तुम्हारे मन में है। ले बैठो। अरे पागल हो गए क्या आप लोग? फारूक, हमने मेरी आंखों से देखा है सब कुछ। वो हर चीज जो दिखती है सच नहीं होती है, और एक तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने गलती करी है? तू हमें से पैसा लेके उस डाकू के साथ बैठ के शरबत पीता है? मीना बेन, अगर जहांगीर लाला को भनक भी लग गई ना कि आप लोग उसकी जासूसी कर रहे हो, तो समझ लो कि गीता इस जन्म में आप लोग को मिलने वाली नहीं है। तू ना हमें को अब ज्यादा मूर्ख मत बना। वैसे भी इस जन्म में ना तेरे से हमारी बेटी नहीं मिलने वाली है, इतना तो समझ में आ गया हमको। समझा? एक मिनट, बाप फोन आप बाबा। ये हेलो फारूक, फारूक सुन, रमेश बोल रहा हूँ। रमेश गीता का पति। तूने जितने पैसे मांगे उतने पैसे हमने दिए, और तूने पैसे लेकर गीता को वापस लौटाने का वादा किया था, तो वादा पूरा कर। तेरी बायडी लाला की मुट्ठी में है। अब उस मुट्ठी को खोलने के लिए मुझे उसको फुसलाना पड़ेगा, तभी तो मुट्ठी खुलेगी और गीता निकलेगी, है ना? अरे यार, मैं वही कर रहा था वहाँ पे। तुझे क्या लगता है हम लोग सब दूध पीते बच्चे हैं? तू दूध पीता बच्चा नहीं, खून पीता शेर है। एक काम कर, जंगल में जा, दहाड़ मार, पंजा मार और छुड़ा ला अपनी शेरनी को। और सुन, फोन करके जाना, नंबर लिख। 1 मिनट ऊपर है, कागज पेन लेके नंबर आप ऐसे। हाँ नंबर बोल। 444 444 987 987 898। आज के बाद फोन नहीं करना मुझे। सो बोलो, क्या बोला वो? क्या बोला वो? अब क्या डाकू को फोन लगा रहे हो क्या? गीता को वापस लाना है बापूजी। सो बोलो, क्या बोला वो? क्या बोला वो? अब क्या डाकू को फोन लगा रहे हो क्या? गीता को वापस लाना है बापूजी। गीता को वापस लाना है बापूजी।
एनी माँ ने, इस वक्त किसका फोन है? साला जानो निकल गया हाथ से। कोई अनजाना नंबर है भाईजान। साले कुतरे की तो खैर नहीं। कौन है बे? हेलो, जहांगीर लाला बोल रहे? और नहीं तो क्या तेरे बच्चों का बाप बोल रहा, भूतनी के? मेरे को फोन करके मेरे से ही पूछता है कौन बोल रहा है। कुतरे तू साला कौन बोल रहा है? मैं रमेश सोलंकी बोलता हूँ, गीता सोलंकी का पति। कौन गीता सोलंकी? जिसको तूने अगवा किया था। हैं? क्या किया था? जिसको तूने दिन दहाड़े उठा लिया था ना, धारे ले गया उसे 4 महीने पहले। वो गीता की बात करता हूँ। हाँ नुसरत। पहले जो भी नाम था उसका गीता सीता मैं नहीं जानता, अब वो नुसरत है, नुसरत। वो मेरी बाइडी है लाला। साले आइंदा अगर मुझे फोन किया ना, तेरे घर पे आके तेरे को ठोक दूंगा। गीता मर चुकी है और नुसरत तेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। तू कुछ भी बोलना बंद कर। तेरे में हिम्मत है तो तू सामने आने, फिर देख तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। तेरे तो बच्चे हैं ना, शांति से रह, कोई दूसरी कर ले। हेलो 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 जहांगीर लाला, भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गीता को छोड़ दे भाई। कम से कम मेरे बच्चों के वास्ते मेरी गीता को छोड़ दो। क्या सच में छोड़ दूं? छोड़ दे भाई, भाई माफी मांगता हूँ लाला भाई। चल छोड़ देता हूँ, लेकिन उस पर बहुत खर्चा किया हमने। तो एक काम करे, 5-1 लाख का इंतजाम कर ले, बच्चे पैसे इकट्ठे हो जाए ना, इसी नंबर पे फोन करना। यहाँ की लाला रखेला बदलता है, सिम कार्ड नहीं, समझा? हेलो हेलो हेलो, क्या क्या बोला? 5 लाख मांगे छे। ओके जी जी, सब कुछ बेच भी देंगे तब भी 5 लाख इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी तरह इकट्ठे कर भी लिए ना, उसको दे भी दिए, तब भी वो गीता को वापस करने वाला नहीं है। ये लिख के ले लो हमसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बापूजी आप? अरे पर 5 लाख आएंगे कहाँ से? अभी जहांगीर लाला को 1 रुपया नहीं दूंगा, देखना। अब कुछ भी हो, पुलिस को जहांगीर लाला को पकड़ना ही पड़ेगा। बस हो गया, बहुत हो गया। मेरी गीता ने और मेरे बच्चों ने बहुत सहन कर लिया। रमेश पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देता रहा, ताकि कोई तो एक्शन लिया जाए और गीता को लाला के चंगुल से निकाला जाए। हताश होकर उसने अपनी तरफ से लाला से भी बात करने की कोशिश की। रमेश अपनी गीता तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और गीता भी अपनी कैद से भागने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। ऊपर से पेट में बच्चा बढ़ता जा रहा था, पर गीता का पेट से होने का उन दरिंदों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना बलात्कार लगातार करते रहे। गीता! 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 पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर कई बार रमेश जंगल में घुस जाता, पर लाला और गीता तक कभी नहीं पहुंच पाता। बस तकदीर की भूल भलैया में खोकर निराश अपने घर लौटता। आखिरकार बहुत ही देर से पर दुरुस्त रमेश को एक एनजीओ का पता चला, जिन्हें उसकी दशा से सहानुभूति थी। अब लगने लगा कि आखिरकार रमेश की मदद करने वाला कोई तो था। 7 महीने हो गए। हाँ साहब। देखो रमेश, इतना बता देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी गीता पहली औरत नहीं जिसे ये डाकू उठा ले गए। हमारी बहुत सारी औरतें शिकार हुई हैं इन लोगों का। उस पैसे को वापस आई है? ज़्यादातर औरतों को डाकुओं ने इस्तेमाल करने के बाद मार डाला, और जो भी वहाँ से भाग पाई और लौट के आई, उन्हें गांव वालों के तानों और बहिष्कार ने जीते जी मार डाला। कई बार तो घर वाले ने ही दरवाजे नहीं खोले। हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग तो गांव छोड़ देंगे, शहर चले जाएंगे। मेरी गीता के लिए मैं कुछ भी करूंगा साहब, और ये जो कुछ भी हो उसमें मेरी गीता का कोई दोष नहीं है। अरे दोष पीड़ित का कैसे हो सकता है? दोष तो डर का है जो पब्लिक को नपुंसक बनाती है। दोष है आलस्य और लालच का
जो पुलिस को अपना फर्ज भुला देती। मनोहर भाई, पुलिस की तो बात ही मत करना। हैरान करने का जब ने इतना दौड़ाया, इतना सताया। मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं है उनसे, लेकिन हम उनके पास जाएंगे और दोबारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे रमेश। दूसरे दिन रमेश कई दिनों के बाद दोबारा पुलिस थाने जाने वाला था, लेकिन इस बार वो नजरअंदाज किया गया एक आम नागरिक नहीं था। उसके साथ एक एनजीओ कार्यकर्ता खड़ा था जिससे रमेश को काफी उम्मीदें थी। पर उसी रात को जंगल में जहां गीता कैद थी, हालात काफी बदल गए। गीता ने इस कैद से आजाद होने की 3 नाकाम कोशिशें की थी। वो पकड़ी गई थी और उसे जान की धमकी भी दी गई थी। मर गई कमीनी। नुसरत, अरे वो नुसरत को ढूंढो, जाओ देखो कहाँ है नुसरत। क्या हुआ? नुसरत तो तेरे साथ सो रही थी ना? अब नहीं है वहाँ। इरफान, अबे तुम दोनों मोटरसाइकिल लेकर सड़क की तरफ जाओ। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और सुनो तुम, अन्ना पीछे जाके देखो, उसकी हालत ऐसी नहीं कि बहुत दूर तक जा सके। जा जल्दी। अफीम खा करके सो रही थी जो पता नहीं चला। तुम लोग क्या खा के सोए थे? तुम लोग के नाक के नीचे से फरार हुई है नुसरत, तुम्हारी नुसरत जान। सात महीने के ऊपर हो गए। पता है बापूजी, 7 महीने हो गए, पता है। हाँ तो अब कहाँ से मिलेगी? ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं बापूजी। और अब तो मनोहर भाई भी है ना हमारी मदद करने के लिए। गीता, 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 गीता,
गीता बहन एक भाई पानी आपको पानी मम्मी गीता बहन हमारी गीता ने वो देंगे हमारी गीता ने गीता गीता ने अपने परिवार वालों को अपने अंदर के हर जख्म की दास्तां बयां की और उसके अंदर पल रही विडंबना भी किसी से चूकी नहीं थी। तू रो मत गीता, मैं हर हालत में तेरे साथ रहूंगा। मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसी से भी शिकायत करनी पड़े ना, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। पिताजी, आपका ये पति पूरे दिल से, पूरी ताकत के साथ आपके लिए लड़ा है। चलिए गीता जी, पुलिस के पास चलते हैं, उन दरिंदों को सजा दिला कर रहे हैं। ये है मेरी बड़ी गीता, जिसे 7 महीने तक पुलिस वाले छुड़ा नहीं पाए। जहांगीर लाला की गैंग से मेरी पत्नी खुद बच के भाग के आई। ये उस सारे गिरोह को पहचानती है। उस गैंग के सभी मददगारों की भी इसे खबर है। आप अभी के अभी इसकी शिकायत दर्ज कीजिए, एक टीम भेजकर जहांगीर लाला और उसकी गैंग को घसीट लीजिए। इंस्पेक्टर, अब तो आपके पास कोई बहाने नहीं। शुरू हो गई तानेबाजी। कुतरे भूखते रहते हैं बापूजी, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तो पड़ा है, आईने में चेहरा देख जाके अपना, कितना फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम सबको मालूम था ना, पहले से मालूम था कि ऐसा ही होगा। हम सब तैयार हैं सबका सामना करने के लिए, सबको देख लेंगे। हाँ, गीता का पेट भी सब लोग देख लेंगे। 7 महीने डाकुओं के साथ रहकर आई है। तो पहली चार्ज तुम्हें क्या मारो छे? दुश्मन हो गीता के? भूल गए बाप छो है ना। हाँ, गीता नु बाप छू, सारे समाज का नहीं। यहाँ की फरियाद कॉपी मैंने जोड़ दी है और ये आपकी धारेली की जो नकल है वो भी साथ में लगा दी। अब आपकी पत्नी वापस आ गई है तो जाइए धारेली पुलिस स्टेशन। ये केस उनके अंडर में आता है। वाह साहब वाह, जब मेरी पत्नी गायब थी तब भी आप दोनों पुलिस थाने वालों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पे थोपी। अब जब वो वापस आ गई है तब भी ये खेल शुरू। जिसे तुम खेल कह रहे हो ना, ये सारा देश, सरकारी प्रशासन ऐसे ही काम करता है। ये नहीं सर, देश बदल रहा है। हाँ, बस सोच बदलने में देर लग रही है, आप जैसे लोगों की सोच। जो भाई, एनजीओ में बैठकर भाषण देना बहुत आसान है, मैदान में उतरो तब पता चलेगा क्या चलता है और क्या चलाना पड़ता है। एक गरीब औरत को डाकू धोखे से उठा ले जाते हैं, उसका बेचारा पति आपके सामने गिड़गिड़ाता है। आपके पास उस गिरोह की सारी इंफॉर्मेशन, हथियार है, आदमी है, पावर है, और इन दुख पीड़ितों की मदद करने के बजाय आप आज इन्हें सरकारी तौर तरीके सिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम भी आपको सिखाते हैं कि सरकारी काम करने के और भी कई तरीके हैं। चलो रमेश, फाइल ले जाओ। इस गाथा की पहली लड़ाई थी एक औरत की जो अपने अपहरणकर्ताओं के हाथों हर रात जलील हुई, रेप हुई और लगभग 7 महीने के बाद उनके चंगुल से भाग खड़ी हुई। उन 7 महीनों में उसके पति ने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और अब शुरू हुआ इस गाथा का दूसरा अध्याय। एक तरफ गीता को समाज के कठोर और दकियानूसी ख्यालातों का सामना करना था और दूसरी तरफ कानून की दहलीज पर अपने साथ हुए घोर अन्याय और उल्लंघन के बदले न्याय की फरियाद करनी थी। पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि सावनपुरा के सरपंच सिसोदिया के घर में गीता को जहांगीर लाला ने बंदी बनाकर रखा था। गीता के पति रमेश सोलंकी ने खुद डाकू जहांगीर लाला से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। आज 21वीं सदी में औरत की ये हालत है।
ये दुर्दशा है। मीडिया ने इस विरोध की हवा को आग देकर उसे एक तूफान बना दिया, जिसकी वजह से प्रशासन की उन ऊंची इमारतों की खिड़कियां भी खड़खड़ा उठी जहां से सख्त और तुरंत कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती थी। और तुरंत और सख्त कार्रवाई हुई। प्रशासन के सबसे वरिष्ठ अफसरों ने इस केस में दोषी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। मेरे सवाल का जवाब दो इंस्पेक्टर, तुमने 0 FIR के बारे में सुना है या नहीं? रमेश जी, आपको, गीता जी को और आपके घर वालों को जो तकलीफ सहनी पड़ी है, खासकर हमारे डिपार्टमेंट के कारण, उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सर, दरअसल इनका प्रॉब्लम अपने आप में इतना सीरियस था, पर दोनों पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्जेस ने हद से ज्यादा सताया रमेश को। सर मिस्टर मनोहर, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ मैंने इंक्वायरी बैठा दी है। अब ये केस एक तीसरा ही ऑफिसर हैंडल करेगा जो सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। अब सारी कंप्लेंट्स ली जाएगी, कड़क जवाब दिया जाएगा उन्हें, कड़क। थैंक यू सर। મને એમનામાંથી 3 નહીં 4 લોકોનું નામ ખબર છે। उनका सरदार जहांगीर लाला, उसकी बाइडी मुमताज, उसकी धीकरी रुबीना और एक परवेज और एक इरफान था जो मुझे सिसोदिया के घर से लाता था और वहां छोड़ जाता था। और 2 लोग थे, मैंने उनके नाम नहीं मालूम। कोई बात, पहचान के लिए तुम्हारे सामने जब खड़े होंगे तो खुद ब खुद अपना नाम बक देंगे। जबरदस्ती मेरा नाम बता दिया साहब। रोज मुझे नुसरत नुसरत करके पुकारते थे साहब। एक भी रात नहीं छोड़ा, ये भी नहीं देखा कि मैं पेट से हूँ। बस रोज रात को टूट पड़ते थे जानवरों की तरह। देखिए, आप रोइए मत। आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई, अब कमजोर मत पड़े। ये लेडी ऑफिसर मनीषा है, ये आपके साथ जाएगी। धारेली में आपका मेडिकल हो। कंप्लेंट को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। साहब, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखो, मेडिकल ऑफिसर से मिलो, बात करो। ये तो वही तय कर सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। वैसे तुमने जो कुछ भी कहा है वो इस कंप्लेंट में दर्ज है। इस बार तुम्हें न्याय मिलेगा। नई पुलिस टीम पर इस केस का बहुत दबाव था। उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि लाला गैंग कहां हो सकता है। जो महीनों पहले होना चाहिए था वो अब हुआ। सारे डकैतों को गिरफ्तार किया गया। काफी गहरे घाव है उसके पूरे शरीर पर, खासकर यौन अंगों पर, लेकिन वो भर जाएंगे। डॉक्टर, मेरी बाइडी बोल रही थी कि उसे गर्भ गिराना है, खबर चाहिए। लेकिन इस मामले में मैं अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, और ऐसे में अगर हम गर्भपात करते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप मनोहर भाई से बात कीजिए और कोर्ट में एक अपील कीजिए। किन हालातों में प्रेगनेंसी हुई है इस पे कोर्ट जरूर ध्यान देगी। आराम से, आराम से। मैंने डॉक्टर को बोल दिया है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे गिराना है। रमेश, उसने आपसे बात की? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, सारी बातें बाद में होगी। इस स्टाम्प पेपर पर सब लिखा है, कोर्ट का कागज है, कोर्ट का। इससे तो किसी का बाप भी नहीं मुकर सकता। क्या मुकर सकता है क्या साहब? पता नहीं मुझे इससे कितना फायदा होगा, पर हम लोग एक दलील जरूर दाखिल कर सकते कोर्ट में। जो करना है वो करेंगे मनोहर भाई। उन्होंने जबरदस्ती की है मेरी बाइडी के साथ, उसी के कारण मेरी बाइडी गर्भवती हुई। मुझसे वो बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन रमेश, वक्त भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए डॉक्टर्स की राय ज़्यादा मायने रखती है इसमें। सर, आप भी जानते हैं कि ये दबाव में लिए गए हैं।
वो तो साबित करना होगा मनोहर। है तो ये कानूनी दस्तावेज। कानूनी दस्तावेज मतलब इसमें ये लिखा है कि गीता अपनी मर्जी से परवेज शेख के साथ रिश्ते में दाखिल हो रही है। लाला गैंग का वकील इस दस्तावेज को बतौर सबूत कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये अंगूठे का निशान वाकई में गीता सोलंकी का है या नहीं। આ જૂઠું છે। मैं किसी के साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ी। वो लोग मुझे कहीं ले गए थे। तुमको याद है ये सब तुम्हारे पास कब करवाया गया था? लगभग 4 महीने पहले। उन्होंने मुझे डरा कर मेरा अंगूठा यहाँ लगवा लिया। नुसरत को उतारो। बायां अंगूठा आगे कर। इधर लगा। शहर जाओ, अपने आदमी को बोलो कि किसी मजिस्ट्रेट से रजिस्टर करवाए। ये दबाव में लिए गए अंगूठे के निशान इंस्पेक्टर, और जाहिर सी बात है उन डाकू ने इसलिए ऐसा किया ताकि जब पकड़े जाए तभी इसे सामने पेश कर। जो आज उन्होंने किया, ये डॉक्यूमेंट्स जाली। मनोहर, इसमें कोई शक नहीं है कि उन डाकुओं के इरादे सही नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्टर्ड है। कोर्ट में इसका विरोध कानूनी तौर पे करना होगा। लेकिन वो ऐसे कैसे बोल सकता है? हमारे पास फरियाद की कॉपी है जिसमें लिखा है कि गीता का अपहरण हुआ था। इस दस्तावेज पर जो अंगूठे का निशान है उसका पुष्टिकरण होने के बाद अगर ये साबित हुआ कि अंगूठे का निशान वाकई गीता जी का है, तो फिर आपकी कंप्लेंट इस दस्तावेज के सामने थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। सर, जब भी दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उन्हें स्टैम्प पेपर पर उतारा जाता है, तब दोनों पार्टीज के पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिफिकेशन पेपर्स की कॉपीज भी उन पेपर्स के साथ अटैच होती है। यहाँ तो सर दोनों की नहीं है, ना परवेज की ना गीता सोलंकी की। और जब गीता का अपहरण हुआ था तो गीता ने चंपल भी नहीं पहनी थी, तो पहचान पत्र कहाँ से आएगा? इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्यूमेंट जाली है, नकली है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, ये कोर्ट में दाखिल जरूर होंगे पर खारिज होंगे पक्का। मनोहर और रमेश ने मिलकर इस करार को खारिज तो करवाया, लेकिन गीता की जिंदगी में यातनाओं की बाढ़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीता के पेट का गर्भ अबॉर्शन करने की स्टेज से आगे निकल चुका था और गांव की खुसर पुसर अब पंचायत की आवाज बन गई थी। जय श्री कृष्णा रामदेव काका। जय श्री कृष्ण। तुमको और पुरुषोत्तम काका को पंचायत ऑफिस में बुलाया है। अभी शुभ अच्छी बात तो छे, तुम चलो, वहीं चल के पता चल जाएगा। सरपंच सब बता देंगे। आप चलिए, हम आते हैं। जल्दी आइए। जी। देखिए, मैंने यहाँ सबसे बात की और डॉक्टर्स का यही कहना है कि गर्भपात की जो अवधि होती है मेडिकल और कानूनी तौर पर वो निकल चुकी है। अब हमें यहाँ के कोर्ट में अपील करनी होगी, फिर देखते कोर्ट क्या डिसाइड करता है। लेकिन मनोहर भाई, हम दोनों ये बच्चा नहीं चाहते। आप भी जानते हैं ये बच्चा कैसे हुआ है, और हमें ये बच्चा रखना या नहीं रखना ये हमारे अलावा और कोई कैसे नक्की कर सकता है? देखो रमेश, तुम समझ नहीं रहे हो। अब 1-2 हफ्ते बीते होते तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतने हफ्ते बीत चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि गर्भपात कराने से माँ की जिंदगी को खतरा हो सकता है। देवी माँ का प्रकोप सारे गांव वाले क्यों भुगते हैं? मुकेश, रमेश को समझा दे, गीता इस गांव में नहीं रह सकती, वो मैली हो गई है। मैली? कैसे धनसुख काका, कैसे मैली होगी गीता? और सरपंच जी, देवी माँ गीता से नाराज क्यों होंगी? उसको अगवा किया जाता है, उसके साथ बलात्कार होता है, इसमें उसकी क्या गलती? चुप जा, तेरा भाषण नहीं सुनना हमें। तुझे यहाँ सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ जवाब सुनने के लिए बुलाया है, पंचायत का जवाब। और पंचायत का जवाब ये है कि गीता को ये गांव छोड़ना होगा, और अगर उसका पति, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार अगर कोई भी उसका साथ देंगे तो उनका भी बहिष्कार होगा। आगे कुछ नहीं सुनना। रमेश को समझा कि वो गीता को छोड़ दे। लेकिन सरपंच जी, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो गांव में रहना दुश्वार हो जाएगा।
तू रड़ नहीं गीता, ये गर्व तो हम गिरा कर ही रहेंगे। केवी रीते था से एक एक दिन जैसे बढ़ता जा रहा है और मुश्किल होगा ने। मनोरमा ने बोला है कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलेगी, भरोसा है ना मुझ पर? इतने दिनों से कह रहा था कि गीता अगर वापस आ गई तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आ गई है तो भुगतो। तो कहाँ जाती? वह जानवरों के साथ रहती। अरे उसके नसीब में अगर यही लिखा था तो यही होता। उसके नसीब में भाग के वापस आने का था, वही हुआ। अब हमारे नसीब में इस उम्र में गांव से निकलना लिखा है, और ऊपर से देवी माँ का प्रकोप। ना तुम समझती हो भाग्य क्या होगा? चल भाई। बहुत बढ़िया काम किया है। अरे ऐसे का मुंह लटका है तुमने? 7 महीने तक गीता के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 6 डाकुओं में से 4 की जमानत हो गई और 2 पुलिस कस्टडी में रह गए। दूसरी ओर गीता की अपने अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए जंग शुरू हुई। मेरी क्लाइंट गीता सोलंकी ये गर्भ रखना नहीं चाहती। ये इनकी मर्जी के बगैर इनकी कोख में पल रहा है। इनको बंधक बना के रखा गया था और इनका बार बार रेप किया गया था। गर्भ 22 हफ्ते का है। जी सर, लेकिन ये बच्चा रेप से कंसीव हुआ है। अगर ये बच्चा पैदा होता है तो गीता उसे गले नहीं लगा पाएगी। गीता उससे नफरत नहीं करेगी, लेकिन अपना भी तो नहीं कह पाएगी, क्योंकि ये बच्चा इन्हें बार बार वो 7 महीने याद करवाएगा जब इन्होंने जीते जी नर्क का अनुभव किया था। ये कोर्ट मानती है कि गीता सोलंकी के साथ एक संगीन जुर्म हुआ है, लेकिन ये एबॉर्शन करने का फैसला सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के आधार पर ही किया जा सकता है। मैं सिविल हॉस्पिटल में तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन की रिकमेंडेशन देता हूँ। ये कोर्ट एबॉर्शन का फैसला उनके ओपिनियन के बाद ही लेगी। गीता सोलंकी, गीता की हालत देखकर पंचायत कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन उसने निर्णय ले लिया है। गीता अब हमारे गांव में, हमारी बिरादरी में नहीं रह सकती। बापूजी आप समझाइए ना सरपंच को, वो तो जानते ही है गीता किस हालत से गुजरी है। सरपंच को अगर मैं समझा भी लूं और वो मान भी जाए, तब भी वो वहां कुछ नहीं कर सकता है। गांव का कोई भी वहां कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन गांव वाले क्यों नहीं मानेंगे बापूजी? अगर सरपंच और पंचायत गांव वाले को बोलेगी कि गीता गांव की बेटी है, गीता के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, हम सबको मिलकर गीता की जिंदगी फिर से बनानी चाहिए, तो फिर गांव वाले क्यों नहीं मानेंगे? और बापूजी आखिर गांव के हर घर में एक बेटी है। लेकिन गांव में देवी माँ भी एक ही है, उसे कौन मनाएगा? उसके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा? बापूजी ये देवी माँ का प्रकोप ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब लोग मिलकर डराते देवी माँ के नाम से। कोई तो बताए पंचायत में कि मेरी गीता का कसूर क्या है। 7 महीने तक अलग अलग आदमियों से संबंध रहे हैं उसके। बापूजी वो संबंध मेरी गीता ने अपनी मर्जी से नहीं मानते थे। मेरी गीता के साथ बलात्कार हुआ था, बलात्कार। और संबंध और बलात्कार में वही फर्क होता है जो फर्क होता है इंसान और जानवर में। सोचने में और बोलने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सोचना और बोलना काफी नहीं है। जिंदगी के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, गांव की जरूरत पड़ती है। अकेले नहीं जी सकता कोई। एक से एक पहुंचे हुए लोग हैं रमेश कुमार इस गांव में। तुम्हारे बापूजी को समझाओ ना, शायद इस गांव से तुम्हारे गांव के लोग ज्यादा समझदार होंगे। यहाँ भी इतना आसान नहीं है रमेश, तुम और तुम्हारी पत्नी के यहाँ न होते हुए भी। गीता, शायद आप भूल गए मेरी भाड़ी का नाम गीता है। लेकिन तुम भी एक बात भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था जब तुम यहाँ आए थे। छोड़ दो गीता को, कोई नहीं अपनाएगा उसे, न वहां न यहाँ। तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए यहाँ पर जगह है, लेकिन उसके लिए नहीं। इसीलिए कह रहा हूं बेटा कि छोड़ दो उसे। काट दिया। जब समाज इससे नाता तोड़ेगा ना, तब इसे पता चलेगा कि इसे गीता को छोड़ देना चाहिए था।
मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि ये एबॉर्शन नहीं हो सकता। एबॉर्शन करने से माँ की जान को खतरा हो सकता है। अगर ये बच्चा अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में लाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ तो नहीं लेगी, क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था और गीता बार बार एबॉर्शन के लिए दलीलें कर चुकी है। मेडिकल काउंसिल ने एबॉर्शन के लिए मंजूरी देने से साफ इनकार किया है, लेकिन तुम इस नए ग्राउंड पर रीअपील कर सकते हो कि बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। वैलिड आर्ग्यूमेंट है। सरपंच साहब, हमारी दीकरी बहुत बुरा समय देख के आई है। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है ना। मैं हमारे घर में उसको चुपचाप छुपा के रखूंगी, पर ये गांव निकाल ना करो साहब। आगे बढ़ो तुम्हारा। वीना बहन, तुम गीता को गांव वालों की नजर से छिपा के रख लोगी, पर क्या देवी माँ की नजरों से दूर रख सकती हो? नहीं, पहले मुझे तुम ये बताओ वीना बहन कि तुम देवी को मानती भी हो कि नहीं? बिल्कुल मानती हूँ, मारी ना हम आ चुका हूँ, पर ये भी जानती हूँ मैं, देवी माँ का दिल ना माँ से भी बहुत बड़ा होता है, और मेरी देवी माँ मेरी दीकरी को दोषी नहीं मानेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और सरपंच जी, देवी माँ से माफी मांगने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। देवी माँ के सामने माफी मांगने से नहीं, प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित की शुरुआत करते हैं। अब बमचा महाराज से सलाह लेते हैं। मैंने बमचा महाराज से बात की, पर पहले से ही गांव में इतनी सारी विपदा है, एक नई मुसीबत अपने सर पर ओढ़ ले। हमारी दीकरी कहाँ जाएगी? उसका पति मेरे साथ रहता है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो पेट में पाप पड़ रहा है, वो भी तो है। ये बच्चा अगर गांव में आ गया ना तो पूरे गांव को श्राप लग जाएगा। गीता बहन खुद उस बच्चे को नहीं चाहती। वो कोर्ट में केस लड़ रही है उस बच्चे को गिराने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। इस गांव का कोर्ट ये पंचायत है, और पंचायत का फैसला ये है कि गीता को गांव छोड़ना ही होगा। मगर तुम लोग इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो चलो, मैं बमचा महाराज से बात कर लूंगा। मेहरबानी। मगर उनका फैसला भी हमारे फैसले से अलग नहीं होगा, ज्यादा उम्मीद मत रखो। इसलिए गीता को घर से निकालने की तैयारी शुरू कर दो। हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। लेकिन ये सब करने में टाइम कितना जाएगा? आपको तो पता है ना, पेट में बच्चा। हाँ रमेश, टाइम तो निकला जा रहा है। मैं कल ही पिटीशन फाइल करूंगा और सारी अर्जेंसी पिटीशन में बता दूंगा, और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करूंगा। गीता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट इतनी जल्दी तारीख देगी। मने माफ करो रमेश, ये जो कुछ भी हो उसमें तेरा क्या कसूर? मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। अपने आप को मार डालने की हिम्मत तक न जुटा सकी। ऐसा दोबारा कभी बोलना मत। तुझे मालूम है, तू जब नहीं थी ना, 7 महीने दिन रात मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था, मेरी गीता जिंदा है, मेरी गीता जिंदा है। और देखा है ना, मेरी गीता जिंदा। बस वैसे ही हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है अभी, हमें इंसाफ मिलेगा। और देखना, एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा। मेरे वापस आने से आपको कौन सी खुशी मिली? काम काज का ही नहीं, मेरी ऐसी हालत। अब तो मैं बस माता जी से ये दुआ मांगती हूँ कि आ जाओ और ये बच्चा ले जा अपने पास। एक बात कहूं गीता, इन सब में जैसे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ऐसे वो बच्चे का भी कोई कसूर नहीं। इस बच्चे को दुनिया में लाना इतना बेकार होगा, इतना बेकार होगा ने, इसे छू नहीं सकूंगी, ना देख सकूंगी। वो बेचारे बच्चे को क्या मालूम था
कि वो ऐसे इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें कोई बुलाने आएगा, तुम जाओगी और फिर तुम जाल में फंस जाओगी। तुम दोनों एक ही हो, दोनों का कोई दोस्त नहीं है। तुम दोनों कुदरत के शिकार बने हो। जाने दो मतलब? जाने दो मतलब जाने दो। साफ कह दो गीता से कि यहाँ से चली जाए, जहाँ भी उसका नसीब रह जाए। न कहाँ लेके जाएगा उसका नसीब है? देखो तुम ज्यादा झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करो। दिकरी मारी पीछे है। कोई बाप पुतानी दिकरी के बारे में ऐसा नहीं कहता, वो भी ऐसी हालत में। हाँ, उसी की हालत की वजह से आज ही पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अगर उसकी हालत की सोचेंगे ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। उससे बोलो रमेश के साथ चली जाए कहीं या फिर अकेली चली जाए, लेकिन अपने पेट में जो ये मनहूस बच्चा लेके घूम रही है ऐसे लेके जाए यहाँ से। दीपेश और वीरेन, ये दोनों भी मनहूस है। हाँ? क्या चाहती हो तुम? और बुरा दिखाने पर क्यों तुली हुई हो तुम? बात आज तुम्हें ये भी करो छो। अरे 3 जिंदगी जुड़ी हुई है उसके साथ और अब शायद ये चौथी। कहाँ जाएंगे ये लोग? हाँ, कैसे जिंदगी बिताएंगे लोग? हमारी जिंदगी का क्या होगा? अब तुम्हें आम जिंदगी बसर करनी है कि नहीं करनी है? इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों को तुम कहाँ सड़कों पे बाहर जाके पटकोगे? देखो एक बात ध्यान से सुन लो, या तो गीता अकेली जिंदगी में तकलीफ सहे या फिर हम सब तकलीफ सहे। इन दोनों में से तुम कोई एक रास्ता चुन लो बस। देखो बेन, देवी माँ का संदेश मैंने सरपंच को दे दिया है। बोलो तुम क्या चाहती हो? माँ का प्रकोप सारे गांव पर गिरे या तुम्हारी बेटी की छाया भी इस गांव पर न गिरे? मेरी बेटी पेट से है, कहाँ जाएगी बेचारी? पेट से नहीं, पाप से है। शैतान पल रहा है उसके अंदर। माँ उसे खत्म करेगी और साथ में भस्म होगा सारा गांव। मंजूर है? ये कैसे मंजूर हो सकता है महाराज? हमने आपका फैसला इनको सुना दिया था। इसे देवी माँ का निर्णय ही समझो। इतने स्वार्थी न बनो। अपने बच्चे के लिए बिरादरी के सारे बच्चों का नाश मत करवाओ। मैली हो गई है वो, दूर रहो उससे। सबकी भलाई इसी में है। छोड़ दो उसे उसकी तकदीर पर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? बहन है मेरी। मेरे मुंह न लग लड़के। ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूं अभी तक तुम लोगों से। जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी समझाता हूं। अगर उसने वो बच्चा किसी को दे भी दिया तो भी उसका पाप कम नहीं होगा। उसकी कोख मैली, उसका बदन, उसकी आत्मा मैली। अगर वो पास रही तो गांव के साथ साथ पूरी बिरादरी भस्म हो जाएगी। नई मेडिकल रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि अब एबॉर्शन नहीं हो सकता। गर्भ 25 हफ्तों का हो चुका है। पिछली अपील के वक्त 22 हफ्ते हुए थे। मेरी क्लाइंट रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। इसे इसके बलात्कारियों ने बंदी बना के रखा था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, फिर ये सजा क्यों सर? 22 हफ्ते भी रिस्की ही होते हैं एडवोकेट। अगर आपकी क्लाइंट गीता सोलंकी तब भी एबॉर्शन करवाती तब भी जान का खतरा ही होता, और अब यह खतरा 99% हो गया है। हिंदुस्तान की कोई भी कोर्ट इस स्टेज पर एबॉर्शन अलाउ नहीं करेगी। अपहरण, फिर लगातार 6 लोगों के हाथों गैंग रेप, लगातार 7 महीने तक गैंग रेप, और इस बीच ये प्रेगनेंसी। मेरी क्लाइंट अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। जब ये डाकुओं की कैद में थी तब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कुछ नहीं किया, और जब ये डाकुओं की कैद से निकलकर अपने आप भाग गई तब भी हमारे शासन ने इसके लिए कुछ नहीं किया। अगर ऐसे हालात में वो इस बच्चे को जन्म देती है, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। ये बच्चा 24 घंटे इसे उन 7 भयंकर महीनों की याद दिलाता रहेगा। ये बहुत नाइंसाफी है सर। इसलिए मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट की गर्भपात की अर्जी स्वीकार की जाए। ये कोर्ट आपकी क्लाइंट गीता सोलंकी की भावनाओं से पूरी तरह हमदर्दी रखती है, पर एबॉर्शन इस वक्त का विकल्प नहीं है। आपकी क्लाइंट गीता सोलंकी को इस बच्चे को जन्म देना ही होगा।
फिर इस बच्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बच्चे को चाइल्ड केयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा। कोर्ट यह आदेश देती है कि जब तक गीता सोलंकी इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं तुझको यहाँ काम दूंगा ना तो ये पंचायत वाले मुझे भी निकाल देंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, बहुत तकलीफ पहुंचा। कुछ भी काम चाहिए मुलजी भाई। रमेश सच कहूँ दोस्त, अब धारेरी और कंसोली में कितना अंतर होगा। यहाँ पर भी बात फैली हुई है। तेरे समाज वाले तो तुझे काम देने से दूरी है, लेकिन वो लोग तुझे किसी और जगह भी काम नहीं करने देंगे। हाँ मुलजी भाई, समझ रहा हूँ। हमारी बात मान रमेश, गीता बहन और बच्चों को लेकर कहीं दूर ही चला जा। जीजा जी, घर के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात है, और फिर जहाँ तक काम का सवाल है, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना हमें काम देने के लिए। आप दिल छोटा मत करो। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया अपनी है। हम किसी नए शहर में जाएंगे, वहाँ जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे फिर से। उसके लिए पैसे चाहिए मुकेश, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दो पुलिस वाले कब तक रहेंगे? और उनके होने से भी ना आपका काम काज हो रहा है और ना गांव में आना जाना। एक दिन दाल चावल भी खत्म हो जाएगा और ये पुलिस वाले चले जाएंगे। तब क्या होगा? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, निकाल बाहर करो गीता को। गीता, मैं हूँ डॉक्टर पूजा मकवाना, मैंने ही तुम्हारी डिलीवरी की है। हमें आदेश है कि इस बच्चे को जिला अधिकारियों को सौंप दिया जाए, लेकिन हमारे नियमों के हिसाब से मुझे तुमसे एक बार पूछना बनता है। क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो गीता? मुझे बहुत बुरा लग रहा है रमेश ये सब करने में, लेकिन मैं इस बच्चे की आंख में आंख डाल के नहीं देख सकती। मैं जब भी उसे देखूंगी ने मुझे अच्छे के चेहरे नजर आएंगे। मैं समझता हूँ गीता। मैं अगर इस बच्चे के साथ रही तो मैं सिर्फ उसे गाली और बद्दुआएं दूंगी, हर मुसीबत के लिए उसी को कोसूंगी, उसका जीना दुश्वार कर दूंगी। मैं जानती हूँ मैं इतनी अच्छी नहीं बन सकती, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। चिंता मत कर, सरकार बच्चे की अच्छी देखभाल करेगी और हम भी माता जी को प्रार्थना करेंगे कि वो बच्चा जहां भी रहे स्वस्थ रहे। और मुझे विश्वास है वो बच्चे की जिंदगी अच्छी होगी। बस उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे को कभी पता ना चले कि वो किस जुर्म का नतीजा है। गीता ने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा। बच्चे को चाइल्ड केयर कमेटी के हवाले कर दिया गया, लेकिन रमेश और गीता की दर्द भरी दास्तां का एक और अध्याय अभी बाकी था। गांव से बाहर फेंक दो उस औरत को, वरना देवी माँ अभिशाप देंगी सारे गांव को। मैंने, पंचायत ने, पूरे गांव ने उस परिवार का पूरा बहिष्कार कर दिया है, पर उसे सरकारी संरक्षण मिल गया। और तो और वो गीता सोलंकी ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। तुम सब गांव वालों के पापों का घड़ा भर चुका है। अब देखते जाओ कैसे एक एक घर में ऐसी मायूसी छाएगी जो तुमने सालों में न देखी हो। कहीं करो महाराज, कहीं करो। प्रायश्चित हो सकता है, पर तुम लोगों से नहीं। जिसने पाप किया है उसी को प्रायश्चित करना होगा। उस गीता सोलंकी को बुला कर लाओ। आज जो भी है आमने सामने रखते हैं। महाराज, करना क्या होगा उसे? गंध भरी है उसके शरीर में, उसके दिल में, उसके मन में। उसे निकालना होगा। सारे गांव के सामने उसे माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी नहीं, सबके सामने गीता का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण? वो कैसे होगा? ये अभी देवी माँ ने बताया नहीं। रात को संदेशा आएगा, कल सुबह बताया जाएगा। रविवार को बमचा महाराज गांव में आ रहे हैं।
प्रायश्चित के उपाय बताने के लिए। उससे देवी का प्रकोप भी हटेगा और तुम लोगों की जिंदगी पर लगा हुआ ग्रहण भी हटेगा। और आप लोग ये मनोहर और ये डॉक्टर और ये पुलिस वाले इनसे और उनसे बातें कर रहे हैं ना, उनको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रमेश, एक तो तू वीना बहन और पुरुषोत्तम का दामाद है, ऊपर से तूने गांव वालों के दिल में गुस्सा भर दिया है। अगर तूने और ज्यादा होशियारी की ना तो मैं गांव वालों के गुस्से को रोक नहीं पाऊंगा। पाप तो है, पाप धुल सकता है, मिट सकता है, इसे मेरी शर्तें माननी होंगी, खरा उतरना होगा इसे मेरी इस परीक्षा में। लेकिन मेरी गीता ने कोई गलती की नहीं है। चुप कर, बहुत हो गया। बमचा महाराज को बड़ी मुश्किल से यहाँ बुलाकर लाए हैं, वो भी किस तरह मालूम? वीना बहन रोई, गिड़गिड़ाई, माथा पटका, इसने भीख मांगी। अब गीता के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम सबकी तुम बात सुनो और उसे मानो। 7 महीने डाकुओं के गिरोह के साथ जंगल में रही, नाजायज संबंध हुए, शैतान के बच्चे को भी जना। वो जो कुछ भी हुआ सब जबरदस्ती हुआ था। वो तो चरित्र परीक्षा में पता चलेगा। तेरी पत्नी का चरित्र शुद्ध है तो इस परीक्षा में बिना किसी खरोच के निकल जाएगी, और अगर उसके अंदर मैल है इतना सा भी तो इस परीक्षा में निष्फल। मेरे दोनों हाथों में जौ के बीज, इस औरत को बताना होगा कि मेरे कौन से हाथ में विषम संख्या है और कौन से हाथ में सम संख्या है। अगर इसने सही जवाब दिया तो समझो अब इसके अंदर मैल नहीं है, और अगर इसने सही नहीं बताया तो समझो कि मैल अब भी इसके अंदर भरा पड़ा है। ये कोई आखिरी रास्ता नहीं है परीक्षा का। अगर इसने जौ के बीज सही नहीं बताए तो इसे वो पत्थर अपने माथे पर उठाना होगा। मैं साधना करूंगा, देवी मां मुझे संदेश देगी, तब मैं आंखें खोलूंगा। पर तब तक अगर इसने वो पत्थर नहीं उठाया, इसे वो भारी लगा, तो इसका मतलब है कि चरित्र हल्का है। इसके बाद एक ही उपाय बचता है, धन प्रायश्चित। गीता और उसके पति को पंचायत को धन भेंट करके सबके पैर छूकर माफी मांगनी होगी, और धन राशि होगी 30,000 रुपए। पर सरपंच जी, मेरी पत्नी ने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो प्रायश्चित का सवाल ही नहीं उठता। रमेश सोलंकी, मुंह बंद कर अपना, चुप कर। देवी के काम में बाधा डाल रहा है। मैं बाधा डालूंगा। बस अब बहुत हो गया। मेरी पत्नी ने हद से ज्यादा दर्द और दुख सहन किए। अरे अंधे हो गए, अंधे तुम लोग। और मैं मेरी पत्नी को ऐसी वैसी कोई भी वाहियात रस्म से गुजरने नहीं दूंगा। बहुत लंबी जबान निकाली है तूने आज देवी माँ के सामने। आज तक इतना बुरा अपमान किसी ने नहीं किया देवी माँ का। ये देवी माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस गांव की नहीं है, देवी माँ हमारी भी है, मेरी है, मेरे बच्चों की है, मेरी पत्नी की है। एक बात कान खोल के सुन लेना, अब मैं ज्यादा दर्द में मेरी पत्नी को नहीं देख सकता। हाथ नहीं गई। बस बस सुन लो सभी लोग, अगर ये औरत इसी तरह इस गांव में रही बिना शुद्धि के तो इसका महल जहर बनकर गांव के हर घर को टसलेगा, और सारा दोष इस औरत का और इसके नास्तिक पति का होगा। महाराज, वीना, पुरुषोत्तम, सुन लो तुम कान खोल करके। 2 दिन की मोहलत देती है ये पंचायत तुम्हें, सिर्फ 2 दिन की। 2 दिन के अंदर ये पंचायत इसी वक्त इसी जगह पर महाराज के साथ मिलेगी। तब तक तुम फैसला कर लो, ये गीता चरित्र परीक्षा देगी या इस गांव से बाहर जाएगी। ये और वो का तो सवाल ही नहीं उठता सरपंच जी। गीता को चरित्र परीक्षा देनी होगी, और यदि ये परीक्षा में विफल हुई तो कुछ कठोर और कड़े कदम उठाने होंगे, और जिसके लिए तुम, सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। तुम अब तो तुम बहुत हद कर रहे हो रमेश कुमार। गांव वालों ने हम पर बहिष्कार डाला था, हमने उनके तलवे चाटे, तब उन्होंने जो है थोड़ा सा रहम दिखाया है और एक रास्ता सुझाया है। अरे क्या रास्ता दिखाया बापूजी? आपको शंका है गीता के चरित्र के ऊपर? गीता का चरित्र पवित्र है ना, उसने कोई गलती नहीं की है ना। अरे तो देने दो उसे चरित्र परीक्षा, सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गांव में कितनी नफरत है हम लोगों के लिए इस वक्त। हड़ में गए आपका गांव और गांव वालों की नफरत। मेरी बाड़ी गीता ने जो सहन किया ना, उसके बाद कोई भी इंसान गीता को नफरत करे तो वो इंसान नहीं है, कुछ और ही है। हाँ,
देवी माँ इंसान नहीं होती है, और देवी माँ के प्रकोप को तुम भाड़ में जाने के लिए नहीं कह सकते हो। बापूजी, देवी माँ को मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? पूरा गांव तड़पे। देखो, हम लोगों के पास एक ही चारा है कि गीता को चरित्र परीक्षा देने के लिए हाँ कह दें, और अगर हमने नहीं कहा तो उसके बाद बहुत बुरा होगा। उसके बाद जो भी तकलीफें होंगी, जो भी कुछ होगा, उस सब के पीछे तुम लोगों का झूठा अभिमान और झूठी जिद शामिल होगी। जिन लोगों ने इस अपहरण, बलात्कार, प्रेगनेंसी और सरकारी दुर्लक्षता का भार उठाया था, उन्हें अपने दर्द पर मरहम लगाने का वक्त भी नहीं दिया गया। उल्टा उन्हें और भी यातनाओं के बोझ तले कुचला जा रहा था। मारा महावीर, न ये सब सहने की ताकत है, न हिम्मत। मैं वादा करता हूँ गीता, अब आज के बाद नहीं। बमचा महाराज एक नंबर का पाखंडी, वो और गांव के कुछ अगुवाई कराने वाले लोग सब मिले हुए। मुझे तो लगता है सब लोग डर के मारे यहाँ बोलते होंगे, और जो नहीं मानता है उसको देवी माँ के प्रकोप। वही तो। मुझे मेरी गीता से बहुत प्रेम है, अब उसे ज्यादा जिल्लत से नहीं गुजरने दूंगा। पता नहीं ये गांव वाले डर और अंधश्रद्धा के कुएं से कब बाहर आए। जिसको जब बाहर निकलना तब निकले, नहीं निकलना तो नहीं निकले। मैंने नक्की कर लिया है, मैं मेरे बच्चे और गीता के साथ ये गांव छोड़ दूंगा। भूखा रहना पड़ा रहेंगे, लेकिन वही नई शुरुआत होगी हमारी जिंदगी की। तुम्हें जाना है ना, बेशक चले जाना, लेकिन ऐसे भागकर मत जाओ। और अब तक तुमने ये लड़ाई बड़े तरीके से लड़ी है, बस ये आखिरी पड़ाव है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या मनोहर भाई? पंचायत को बैठने दो, बुलाएंगे बमचा को और हम वहां जाएंगे गीता जी के साथ। क्या सोचा है रमेश और गीता ने? वीना, पुरुषोत्तम, क्या तुम्हारी बेटी गीता सोलंकी चरित्र परीक्षा देने के लिए तैयार है? मैंने और मेरी पत्नी गीता ने तय कर लिया है, गीता कोई भी चरित्र परीक्षा नहीं देगी। पाखंडी है ये बामचा बाबा, और कोई भी आदमी हमारा बहिष्कार या हमारे परिवार को ये गांव से निकालने का आदेश नहीं दे सकता। ये गैर कानूनी है, और हम लोग, हमारा परिवार यहीं रहेगा। सुन लो सब लोग, इसी गांव में। ने मैं पण मारा जमाई और मारी दीकरी के साथ। ये सब किया धरा इस मनोहर का है। मनोहर, सुन ले, ये पंचायत भी सरकार का अंग होती है। ये कोई ऐरी गैरी संस्था नहीं है कि जो भी आया छापा लगवा दिया। पंचायत गांव की भलाई के लिए काम करती है। वो तो हम भी करते हैं, लेकिन आप, ये बमचा और आपके पंचायत के कुछ लोग हमारे हिसाब से मिले हुए हैं, जो देवी माँ की आड़ में लूट रहे पब्लिक। देवी माँ का पवित्र नाम अपने नासिक होठों में मत ला। यह आदमी इतनी देर से देवी माँ के बारे में क्या क्या कह रहा है, ये समझ में नहीं आता। गांव वालों ने चूड़ियां पहन रखी है जो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे बर्दाश्त तो अब तक तुम्हें गांव वाले करते आए थे बमचा, अब इन कैमरास के सामने बोलो, क्या है तुम्हारे फरमान, क्या है तुम्हारे शुद्धिकरण कराने के तरीके, और वो भी ऐसी निर्दोष औरत का शुद्धिकरण जिसके साथ ऐसा भयंकर हादसा हुआ। रिपोर्टर्स, ये है आपके सब्जेक्ट्स, अब यही देंगे आपको बाइट्स। अरे बमचा, सरपंच क्या हुआ, बोलिए ना,
सारी दुनिया को सुनना है कि किस तरह से तुम गांव वाले को भड़काते हो एक शोषित, एक पीड़ित औरत का बहिष्कार करने के लिए, और किस तरह से तुम पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो अपनी ढोंगी परीक्षा के नाम पे देवी माँ के प्रकोप से। सरपंच जी बोलिए ना, चलिए शुरू हो जाइए। वैसे बमचा महाराज और सरपंच तो कुछ भी नहीं कह रहे, तो रमेश सोलंकी जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि इन्होंने आपकी बीवी के साथ क्या करवाना चाहा था? रमेश, गीता, वीणा जी, मुझे नहीं लगता दोबारा ये लोग अपना सर उठाएंगे, और ये बमचा तो गांव में दिखेगा भी नहीं कभी। ये बमचा महाराज कब तक बाहर रहेंगे? आपको जितने ताने मारने हैं मारिए पुरुषोत्तम काका, लेकिन आज जो हमने किया है उससे आपकी बेटी को बहुत सारी तकलीफों से आजादी मिली। पर क्या सुधी, कब तक? ये टीवी वालों को जो बुलाकर आपने नाटक किया है ठीक है, पर गांव के लोगों की असलियत आप लोग कभी नहीं समझेंगे। मुझे नहीं समझनी असलियत गांव वालों की, मौजूदा असलियत। मुझे तो एक नई असलियत को जन्म लेते हुए देखना है, एक ऐसी असलियत जहां पर किसी गीता को ऐसी घटिया और बेइज्जत कराने वाली परीक्षा देनी ना पड़े। एक ऐसी नई असलियत जहां पर गांव का सरपंच गांव का शोषक ना बने। एक ऐसी असलियत जहां पर बमचा जैसे पाखंडी, ढोंगी, क्रिमिनल्स आकर गांव वालों को धर्म के नाम पर खौफ ना फैलाए। आपको क्या लगता है अगर गीता जी ने इन पाखंडियों की परीक्षा पास की होती तो क्या ये लोग संभल जाते? बिल्कुल नहीं। ये लोग नए नए रास्ते ढूंढते, नए नए तरीके ढूंढते आपसे पैसे निकलवाने के लिए, और वो लोग ऐसा तब तक करते जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते। काका, ये लोग आपका और आपके परिवार का गांव वालों के सामने उदाहरण खड़ा करना चाहते हैं, जिससे गांव वालों के दिलों में डर बना रहे, और यही डर उनका हथियार है। अरे कम से कम आपकी बेटी से तो कुछ सीखे। नरक में थी वो, नरक में, और आपको जितना डर इन गांव वालों से, इन पंचों से है ना, उससे 100 गुना ज्यादा डर इसे उन डाकुओं से था। और फिर भी उसे देखिए कितनी हिम्मत के साथ उसने अपने डर पर काबू किया, पूरी हिम्मत के साथ उन दरिंदों के चुंगल से बाहर निकल आई वो। और इसे देखिए रमेश, इसने पत्नी के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की एक नई मिसाल कायम की है। अरे आपकी पत्नी वीणा जी ने माँ की भूमिका बखूबी से निभाई है, और मुकेश ने भाई की, तो काका आप क्यों नहीं बन सकते नई मिसाल समझदारी और मजबूती की? क्यों डरते क्यों हैं आप इन बमचा जैसे मक्कारों से, पंचों जैसे मक्कारों से? चरित्र वो होता है जो इंसानियत की नई मिसालें कायम करता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, जो घायल को सहारा देता है। ऐसे चरित्र वालों को लोगों का प्यार और दुआएं दोनों मिलती हैं, जो किसी भी देवी मां के आशीर्वाद से कम नहीं है। रमेश और गीता धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जोड़कर इस सदमे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब भी गांव के उसी घर में रहते हैं, लेकिन उन्हें एक डर सा लगा रहता है कि कहीं सरपंच और बमचा का विरोध करने की वजह से बतौर प्रतिक्रिया गांव वाले उन्हें या उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें। बेहद दुखद और शर्मनाक है जो गीता के साथ हुआ। क्या क्या नहीं सहना पड़ा इस औरत को डकैतों के हाथों, लेकिन समाज में वापस लौटने के बाद उसके साथ जिस तरह का अन्याय हुआ, वो सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिरकार समाज में कौन अच्छा है और कौन बुरा। असली मुजरिम सिर्फ डकैत है या समाज की दकियानूसी सोच भी? सरपंच पंकज सिसोदिया, जिसके घर पर गीता को बंदी बनाकर रखा जाता था, उसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था और उसे बेल मिल गई है। वो इस वक्त बाहर है और अपनी नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा है। गीता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका डीएनए टेस्ट किया गया। टेस्ट से पता चला कि बच्चा साबिर जलाल का है। बच्चे की देखभाल अभी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे कई केसेस होते हैं जो लोकल मीडिया कवरेज से आगे ही नहीं जा पाते, और नेशनल मीडिया में तो शायद ही कभी उजागर होते हैं। दूसरी तरफ एक वो भारत भी है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां विकास की बैलगाड़ी तक नहीं पहुंचती, और वो है गीता और रमेश का भारत, जिनके लिए अच्छे दिन और बुरे दिन लालची पंचायत और छटे हुए पाखंडी बाबा तय करते हैं, जो अज्ञान, गरीबी और ईश्वर के खौफ को जुर्म और शोषण के लिए अपना हथियार बनाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।